हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस में। देखिए, हम बायोलॉजी के अंदर एक हमारा छोटा सा टॉपिक रह गया था, कवक की वनस्पति जगत। ये पूरा हमने पढ़ लिया था। उसके बाद आपकी जो फर्स्ट यूनिट है शैवाल, कवक, लाइकेन और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, उसके अंदर कवक रह गया था, वो हम देखने वाले हैं आज इस चैप्टर के अंदर, और इसी के अंदर ही हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि ये कवक या फंजाई क्या होता है। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ कि ये कवक ना ही पादप है ना ही जंतु है, तो फिर है क्या ये। तो चलिए इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाती हूँ कि जीव जगत का वर्गीकरण वहाँ आएगा, हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप देखिए कि 5 जगत प्रणाली किसके द्वारा दी गई, आपको मालूम होगा किसके द्वारा दी गई। R.H. व्हीटेकर, किसके द्वारा? R.H. व्हीटेकर के द्वारा दी गई। इन्होंने क्या कहा कि देखो, इससे पहले भी प्रणाली दी गई, द्विजगत, त्रिजगत, 4 जगत, और इसके बाद एक 6 जगत प्रणाली भी दी गई, लेकिन हम सबसे ज़्यादा इसी को ही पढ़ते हैं और यही सर्वमान्य है। क्यों? क्योंकि इसका वर्गीकरण विश्वव्यापी है, सर्वमान्य है। ठीक है, तो ये जो 5 जगत प्रणाली है, इन्होंने जीवों को कितने वर्गों में बांटा? इस पृथ्वी पे जितने भी जीव है उसको 5 जगतों के अंदर बांटा गया। पहला जगत मोनेरा जगत, यानी इस पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाले जीव, सबसे पहले आने वाले जो जीव हैं वो किसके अंदर रखे गए हैं? मोनेरा जगत के अंदर रखे गए हैं। इसीलिए तो हम सबसे पहले मोनेरा जगत को लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि इस पृथ्वी पर आने वाले सबसे पहले जीव यही हैं। इसके अंदर यदि बात करें तो क्या रखा गया है? आपका जीवाणु रखा गया है, नील हरित शैवाल जो नोस्टोकोरेनाविना है वो रखी गई है, और आपकी माइकोप्लाज्मा रखी गई है। ठीक है, ये एकल कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा जो आया वो है आपका प्रोटिस्टा। कौन सा? प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत के अंदर भी क्या है? एकल कोशिकीय जीवों को रखा गया है। ठीक है, डाइनोफ्लेजिलेट्स, डाइएटम्स, ये हम सब जो उनका वर्गीकरण देखेंगे तब देखेंगे। ठीक है, फिर तीसरा जो आपका आता है, तीसरा जगत है वो है फंजाई। वो क्या है? फंजाई यानी कवक। ठीक है, उसके बाद आता है, देखो ये एकल कोशिकीय, ये एकल कोशिकीय, ये है बहुकोशिकीय। अब यदि पूछे कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाले बहुकोशिकीय जीव कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए कवक यानी फंजाई। देखो, इससे पहले जो 2 जगत आए वो कौन से हैं? एकल कोशिकीय, ये भी एकल कोशिकीय हैं। ठीक है, ये केवल और केवल प्रोकैरियोटिक है, लेकिन ये प्रोटिस्टा कैसे हैं? ये यूकैरियोटिक है। ठीक है, ये उसके बाद जितने भी, सिर्फ एक मोनेरा जगत ही ऐसा है जिसमें क्या है? प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, बाकी जो जगत है उसमें यूकैरियोटिक जीव आते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद फंजाई और कवक आपका हो गया। ठीक है, कहाँ? तीसरे नंबर पर, यानी सबसे पहले बहुकोशिकीय जीव जो आए पृथ्वी पर वो कौन है? फंजाई यानी कवक हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा आया प्लांटी। प्लांटी की हमने पूरा का पूरा डिटेल से पढ़ लिया है। वनस्पति जगत, वनस्पति जगत कह दो या आपका पादप जगत। ठीक है, फिर 5वां जो है वो है एनिमेलिया, यानी सबसे अंत में ये ही आए एनिमेलिया, एनिमेलिया या प्राणी जगत। ठीक है, तो इस तरह से इस पृथ्वी पर क्या हुआ? जीवों का विकास होता गया। ठीक है, तो कवक मैंने यहाँ क्यों बताई? क्योंकि इससे पहले एकल कोशिकीय, ये एकल कोशिकीय है, तो सबसे पहले आने वाले बहुकोशिकीय जीव कवक, इसके बाद सभी के सभी कैसे हैं? बहुकोशिकीय हैं। इस कवक से ऊपर सभी क्या है? एकल कोशिकीय हैं। ठीक है, तो ये थी 5 जगत प्रणाली R.H. व्हीटेकर की। अब यदि हम बात करें कि क्या कवक पादप है, क्या कवक जंतु है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? एक बार मेरे को जरा से सोच के कमेंट में आंसर दीजिए। तो देखिए, ये न तो आपका पादप है, न ही आपका प्राणी है। ये क्या है? ये अपने आप में एक स्वतंत्र जगत है, एक स्वतंत्र जीव है। ठीक है, अब देखिए हम इन कवक के सामान्य लक्षण देखते हैं। कवक को फंजाई कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। ये विश्वव्यापी है। विश्वव्यापी का क्या अर्थ है
कि ये क्या है, सभी जगहों पर पाए जाते हैं, इस पृथ्वी पर सभी जगहों पर उपलब्ध होते हैं। कवक तंतुओं से मिलकर बना है जिसे हाइपा कहा जाता है, और हाइपा मिलकर क्या कहलाते हैं, आपके कवक जाल कहलाते हैं, या जिसे माइसीलियम। तो देखिए ये क्या है, मैं इस पॉइंट को बताती हूँ यहाँ। जैसे देखो ये क्या है, ये एक कवक तंतु है, यानी ये एक तंतु दिख रहा है ना, इस तरह से तंतु कवक के का तंतु है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कवक तंतु। तो इस कवक तंतु को इंग्लिश में क्या कहेंगे, हाइपा। ठीक है, माना ये एक कवक है, ये एक क्या है, कवक, मेरा हाथ, इसके अंदर ये एक तंतु है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। इस तरह से ये 5 तंतुओं से मिलकर एक कवक बनी है। इसमें इस एक तंतु को हम क्या कहेंगे, जैसे माना ये मेरी एक मैंने अलग कर दिया काट के, इस तंतु को क्या कहूँगी, इस कवक तंतु को मैं कहूँगी हाइपा। क्या कहूँगी, हाइफा। इंग्लिश में इसको मैं कहूँगी हाइपा। और इस तरह से ये कई सारे यानी 5 प्रकार के ये मिलके क्या बना रहे हैं, हाइपा। ये 5 प्रकार के हाइपा मिलकर क्या बना रहे हैं, कवक जाल बना रहे हैं। और इस कवक जाल को इंग्लिश में बोला जाता है माइसीलियम। तो इस तरह से ये एक पूरी माइसीलियम की संरचना क्या कहलाती हैं, ये आपकी कवक कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें ये तो हुआ हाइपा तथा माइसीलियम क्या है, इसका अंतर आपको समझ में आ गया होगा। एक कवक तंतु हाइफा, और ये पूरी हाइफा मिलकर क्या कहला रही है, माइसीलियम, यानी कवक जाल कहला रही है, और ये एक कवक तंतु है। ठीक है, अब देखिए ये माइसीलियम, अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे मैंने क्या कहा, ये एक मेरा कवक तंतु है, ये एक मेरा क्या है, कवक तंतु है। इसके अंदर देखो ये पट पाए जाते हैं, जैसे इसके अंदर 1 2 3, ये क्या है, पट है, यानी ये यहाँ से लेकर दोनों तरफ एक, मतलब ये क्या है, अलग अलग ऐसे पट कर होते हैं कि मैं यदि इसको यहाँ से काटूँ तो ये अलग हो जाएगा, यानी एक ये कोशिका मिलकर बना रही है, एक ये कोशिका, एक ये कोशिका, यानी अलग अलग कोशिकाएं ये मिलकर एक बीच में से पट मिलकर क्या बना रहे हैं, एक हाइपा बना रहे हैं। हाइपा के मध्य में क्या पाए जाते हैं, पट। तो ऐसी जो कवक है, पट युक्त कवक, यानी जिन कवक के बीच में क्या पाई जाती हैं, पट पाई जाती हैं, जो क्या बना रही है, बहुकोशिकीय संरचना बना रही है। क्या बना रही है, बहुकोशिकीय संरचना। ऐसी कवकों को कहा जाता है सेप्टेट हाइपा। क्या कहेंगे, सेप्टेट हाइपा। जैसे इसके अंदर क्या है, इस हाइपा के अंदर क्या है, पट पाया जाता है, ये यहाँ से ये पट पाए जाते हैं। तो इस हाइपा को मैं क्या कहूँगी, सेप्टेट हाइपा। और जैसे एक ये क्या है, एक ये हाइपा है, ये एक हाइपा है, ये दूसरी हाइपा, इसके अंदर कोई भी क्या है, पट नहीं है, यानी पटहीन है, इसके अंदर कोई भी पट नहीं है बीच में से। इसके अंदर बहुत सारे अंदर क्या पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये एक कोशिक होगी लेकिन बहुकेंद्रिक होगी। ठीक है, बहुकेंद्रिक संरचना, जिसको हम क्या कहेंगे, सिनोसिटिक हाइपा। जैसे इसको मैंने क्या कहा कि पटहीन संरचना है, इसको मैंने क्या कहा, सिनोसिटिक हाइपा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सिनोसिटिक क्या है, या इसको हिंदी में बोला जाता है संकोशिकी। संकोशिकी क्या है कि एक पटहीन कवक तंतु, पटहीन कवक तंतु जो क्या है, बहुकेंद्रिक की संरचना होती है। एकल, ये देखो ये एक पूरी कोशिका दिख रही है, इसमें केंद्रक देखो ये कितने दिखाए, मैंने 4-5 केंद्रक दिखाए। तो ये क्या है, बहुकेंद्रिकी संरचना, जिसको हम क्या कहते हैं, संकोशिकी या सिनोसिटिक हाइपा कहा जाता है। ठीक है, तो क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? एक बार आप और इनको दोहरान कर लीजिए पीछे जाकर, तो और समझ में आ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसको क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, निम्न में से कवक का असत्य कथन है कि पूछेंगे कि क्या संकोशिकी कवकों में संकोशिकीय संरचना पाई जाती है, कवकों में बहुकोशिकीय संरचना पाई जाती है, या कवक तंतु जो है मिलकर क्या बनाते हैं, हाइपा। कवक तंतु मिलकर माइसीलियम बनाते हैं, और एक कवक तंतु क्या कहलाता है, हाइपा कहलाता है। इस तरह से कथन दे देंगे, और एक ये बोल देंगे कि सभी कवक एकल कोशिकीय होते हैं। तो असत्य कथन हो जाएगा, सभी के सभी एकल कोशिकीय नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि बहुकोशिकीय आने वाले कौन हैं, इस पृथ्वी पर कवक ही तो है जो सबसे पहले आए। एकल कोशिकीय की यदि बात करें तो एक अपवाद है, जो क्या है, यीस्ट, जिसको खमीर भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। क्या है, सैक्रोमाइसीज सेरेविसी, जो क्या है, एकल कोशिकीय है। इसमें सिर्फ एक कोशिकीय संरचना यानी एक ही कोशिका पाई जाती है।
ठीक है। तो याद रखना एकल कोशिकीय सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, बाकी सभी के सभी कैसे हैं, बहुकोशिकीय हैं। फिर देखो इनकी कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। अब देखो इस पृथ्वी पे मैंने सबसे पहले बताया था पिछले लेक्चर में, कौन सा लेक्चर था मेरे याद नहीं, लेकिन मैंने बताया था कि सबसे इस पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है तो वो कौन सा है, सेल्यूलोज है। सबसे अधिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ यानी जिसमें कार्बन की मात्रा है, कौन, सेल्यूलोज। सेकंड है आपका काइटिन, सेकंड क्या है, काइटिन। और इस काइटिन से क्या बना है, इस कवक की कोशिका भित्ति। बहुत सरल है, याद रखना कैसे काइटिन कैसे कवक, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद आता है सहजीवन। देखो हमने पिछले जो जिम्नोस्पर्म पढ़ा था वहाँ भी हमने देखा था कि जिम्नोस्पर्म तथा आपके कवक का जो सहजीवन था, इस तरह से हमने एक पादप और इस पादप के अंदर क्या थे, इस तरह से कवक आकर जुड़ गए थे और ये कवक तथा जिम्नोस्पर्म की मूल मिलकर क्या बना रहे थे, आपके माइकोराइजा। क्या बना रहे थे, माइकोराइजा, ठीक है। माइकोराइजा हमने किसको कहा था कि जिम्नोस्पर्म तथा कवक का सहज जीवन जो है वो क्या कहलाता है, माइकोराइजा कहलाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो कि कवक तथा शैवाल का सहज जीवन, कि ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। कवक शैवाल पे डिपेंड है, शैवाल कवक पे डिपेंड है। तो इससे ऐसे संबंध को हम क्या कहेंगे, लाइकेन कहेंगे, ठीक है। फिर आता है अलैंगिक जनन। इसके अंदर अलैंगिक जनन कैसा होता है, मुकुलन विधि द्वारा होता है। मुकुलन कैसा होता है कि जैसे ये क्या है, यीस्ट है, ये कोशिकीय है, यीस्ट है। इसके अंदर क्या होगा कि एक इस तरह से गांठ ऊपर मुकुल के जैसी संरचना उत्पन्न हो जाएगी और ये धीरे धीरे करके मुकुल अलग हो जाएगा इस शरीर से, तो फिर ये एक नया कवक बना लेगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं यीस्ट के अंदर मुकुलन विधि। कौन सी विधि कहलाती है, अलैंगिक जनन की मुकुलन विधि, ठीक है। अब आती हैं कि एक पेनिसिलियम, जो पेनिसिलियम क्या है, कवक है, उस पेनिसिलियम के अंदर क्या है, कोनिडिया यानी एचल। देखो कोनिडिया क्या है, बीजाणु, कोनिडिया बीजाणु को ही कहा जाता है। इसके अंदर क्या बना लेंगे, ये बीजाणु बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से पेनिसिलियम के अंदर क्या बन जाएंगे, बीजाणु बन जाएंगे। जब बीजाणु एचल होंगे यानी जिसके अंदर पूंछ नहीं होगी, एचल होंगे, तो एचल बीजाणु को कहा जाता है कोनिडिया। क्या कहा जाता है, कोनिडिया। तो एचल बीजाणु जनन किसके अंदर पाया जाता है, आपके पेनिसिलियम के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये तो था आपका कवक के सामान्य लक्षण। अब हम देखते हैं कवक का वर्गीकरण का, देखते हैं कवक यानी फंजाई का वर्गीकरण कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए इनको 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा, फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज। देखो माइसीटीज कवक, माइसीटीज किसे कहते हैं, कवक को, और उसके आगे के नाम याद रखना है आपको, क्या, फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो, ठीक है। सबके पीछे लगेगा माइसीटीज। एस्को सबसे पहले याद रखो, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो, ठीक है। इस तरह से इसको याद रखना। इनके 4 वर्गीकरण यानी 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। तो सबसे पहले हम इन एक एक का करके क्या वर्गीकरण देखते हैं। इनको कहा जाता है शैवाल कवक। पूछ लिया जाता है निम्न में से किसके सदस्य शैवाल कवक है, तो याद रखना किसके, फाइकोमाइसीटीज के, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये जलीय होते हैं, सभी के सभी जल में पाए जाते हैं। और ये क्या है, शैवालों से थोड़ा क्या है, लक्षण रखते हैं, यानी ये जलीय पाए जाते हैं, इसलिए इस कारण इसको शैवाल कवक कहा जाता है। फिर इसके अंदर यदि देखें अलैंगिक जनन, जो मैंने पीछे बता दिया कि ये बीजाणु, एक तो मैंने मुकुलन विधि बताई थी जो कहाँ, यीस्ट के अंदर पाई जाती हैं, और चल और अचल बीजाणु के द्वारा भी क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। लैंगिक जनन होता है युग्मक, इसमें नर तथा मादा युग्मक बनते हैं, फिर उन दोनों का संलयन होता है जिससे क्या, युग्मनज बनता है। इसके अंदर क्या है, दोनों एक समयुग्मक, ये मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ कि समयुग्मक क्या होते हैं तथा विषम युग्मक क्या होते हैं। इनमें दोनों प्रकार के समयुग्मक तथा विषम युग्मक बनते हैं। फिर देखिए ये इनका शरीर कैसा होता है, पटहीन होता है। याद रखना जो अभी मैंने बताया है कि एक पटहीन होता है, एक पटयुक्त होता है।
ठीक है, तो इसके फाइकोमाइसीटीज के सदस्य कैसे होंगे? पटहीन युक्त शरीर वाले होंगे। एग्जाम्पल याद रखना, म्यूकर, म्यूकर को टमाटर का कवक भी कहा जाता है। क्या? टमाटर का कवक भी कहा जाता है, क्योंकि ये टमाटर पे क्या है, रोग उत्पन्न करता है। राइजोपस, रोटी पर देखो, आपने रोटी पे जो 2 दिन तक रोटी थोड़ी गीली हो जाती है, उसके ऊपर फफूंदी बन जाती हैं, वो क्या है? राइजोपस होते हैं। एल्ब्यूगो सरसों में रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, फिर आता है हमारा एस्कोमाइसीटीज। इसको कोस, सैक या थैली समान क्या है, कोस कवक भी कहा जाता है, सेक कवक भी कहा जाता है, थैली कवक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये थैली या कोस थैले नुमा संरचना होती है, इसलिए इसको थैली कोस नुमा संरचना कहा जाता है। अपवाद है यीस्ट, यीस्ट के अंदर ऐसी संरचना नहीं है, बाकी इनके सभी सदस्यों के अंदर ऐसी संरचना पाई जाती है। अब देखो, ये मृतोपजीवी होते हैं, ये हमने क्या देखा था? जलीय होते हैं। ये क्या है? मृतोपजीवी है, यानी सड़े गले पदार्थों पे क्या है, उत्पन्न होते हैं। समल रागी है, यानी पशु विष्टा, समल रागी बोला जाता है पशु विष्टा को। ठीक है, इसके अंदर अलैंगिक जनन कोनिडिया, देखो कोनिडिया मैंने क्या बताया था? अचल बीजाणु, जिसमें क्या है, पूंछ नहीं है, चल के नहीं जा सकते, अचल बीजाणु। ठीक है, ये कैसे होंगे? शाखित और पट युक्त होंगे। यहाँ क्या था? पटहीन था, लेकिन यहाँ क्या है? पट युक्त कवक शरीर है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल याद रखना, न्यूरोस्पोरा, पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है। पादप जगत का ड्रोसोफिला क्या है? पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है। किसको? न्यूरोस्पोरा को कहा जाता है। फिर है आपका एस्परजेलिस उदाहरण, एक है क्लेविसेप। क्या है? क्लेविसेप, एस्परजेलिस और न्यूरोस्पोरा। ठीक है, पूछा जाता है कि न्यूरोस्पोरा किस वर्ग का सदस्य है? किसका है? एस्कोमाइसीटीज का। एस्परजेलिस और क्लेविसेप्स किसका सदस्य है? किसका? एस्कोमाइसीटीज का। ठीक है, अब देखिए बेसिडियोमाइसीटीज आता है। इसके अंदर क्या है? ये मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं तथा वृक्ष और टूटी शाखा होती है ना, उसके अंदर पाए जाते हैं। अलैंगिक जनन कैसे होंगे? बीजाणु द्वारा, और वो यहाँ जो कोनिडिया कहला रहे थे वो यहाँ बेसिडियम कहलाएंगे। क्यों? बेसिडियोमाइसीटीज के, इसलिए ये बेसिडियम कहलाएंगे। यहाँ जो कोनिडिया बनेंगे उसको हम एस्कस बीजाणु भी कहा जाता है। एस्कस क्या कहते हैं? एस्कस बीजाणु भी बोला जाता है, जैसे यहाँ बेसिडियम बीजाणु कहा जाता है। ये पट युक्त होंगे, शाखित होंगे। इसके एग्जाम्पल याद रखना, मशरूम, जो आप खुम्बी जिसको बोला जाता है, जो तालों में उगती हैं और ऊपर छतरी नुमा, जैसे आपने बहुत सारे लोगों ने ऐसे, मैंने भी ऐसे किया। ये क्या है? सांप की छतरी, जैसे वाइट वाइट होती है, और हमने उखाड़ के देखा था कि सांप की छतरी है, और जब बचपन था तो हम उखाड़ के उनको फेंकते थे। हम कहते कि अभी इनसे क्या है, सांप निकलेगा। तो वो जो आपकी सांप की छतरी थी वो क्या है? वो आपकी मशरूम है, जिसको कहा जाता है एगेरिकस कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसका सदस्य है? बेसिडियोमाइसीटीज का सदस्य। वो सांप की छतरी किसका सदस्य है? बेसिडियोमाइसीटीज का सदस्य है। पक्षिनिया, ठीक है, पक्षिनिया गेहूं के अंदर रोग उत्पन्न करता है, गेहूं का कीट रोग। ठीक है, गेहूं का पक्षिनिया रोग ये गेहूं में उत्पन्न करता है। पक्षिनिया एक पफ बॉल, टोडस्टूल और एक आपका अस्टिलेगो। ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना कौन सा किस वर्ग का सदस्य है। एक आप याद रखना कि इसके अंदर क्या है, एक यहाँ याद रखना है बेसिडियम बीजाणु किस में बनते हैं? बेसिडियोमाइसीटीज में। एस्कस बीजाणु कहाँ बनते हैं? एस्कोमाइसीटीज में। ठीक है, या ऐसे पूछ ले कि जो एस्कोमाइसीटीज के सदस्य हैं उसमें अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? चल बीजाणु द्वारा या अचल बीजाणु द्वारा? क्योंकि ये कोनिडिया द्वारा हो रहा है, तो ये कैसे? अचल बीजाणु है। ठीक है, फिर आपको ये पूछा जाता है कि पटयुक्त, कि एस्कोमाइसीटीज के सदस्य पटयुक्त होते हैं या पटहीन होते हैं? तो कैसे होते हैं? पटयुक्त। पटहीन पाए जाते हैं सिर्फ किसमें? फाइकोमाइसीटीज के अंदर, बाकी सभी में पटयुक्त है। क्या है? पटयुक्त है। अब एक लास्ट आता है ड्यूटेरोमाइसीटीज। देखो, इसके अंदर लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, बाकी तीनों के अंदर क्या पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। वो युग्मक बनेंगे, यहाँ भी युग्मक बनेंगे, यहाँ भी युग्मक बनेंगे।
लेकिन यहाँ क्या है, लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। तो जनन किस विधि द्वारा होता है? अलैंगिक जनन होता है, जो क्या है, कोनिडिया यानी एचल बीजाणु द्वारा होता है। और जनन की दृष्टि से देखें तो ये अल्प विकसित होता है, इसी कारण इसको अपूर्ण कवक भी कहा जाता है। बहुत बार पूछा जा चुका है, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि अपूर्ण कवक या फिर ऐसे बोला जाता है फंजाई इम्परफेक्टाई किसे कहते हैं या किस कवक को कहा जाता है। तो ये चारों नाम दे देंगे तो याद रखना किसके सदस्यों को, ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्यों को, फंजाई इम्परफेक्टाई या अपूर्ण कवक। क्यों? क्योंकि इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है। अलैंगिक जनन भी किस विधि द्वारा होता है? कोनिडिया विधि द्वारा होता है। ठीक है, ये कैसे होते हैं? पटयुक्त होते हैं। इसके एग्जाम्पल याद रखना, दो एग्जाम्पल है, अल्टरनेरिया और आपका कोलिटोट्राइकम ट्राइकोडर्मा। ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल हैं। आप जो मैंने रेड कलर से दिखा रखी है ये एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि एक तो आपका सेवाल कवक किसे कहा जाता है, कोष या सेक या थैली कवक किसे कहा जाता है, ठीक है, या टूटी वृक्ष की शाखा पर कौन पाए जाते हैं। ठीक है, बस जो मैंने यहाँ लक्षण लिखाए हैं ये मैंने इंपॉर्टेंट लक्षण लिखाए हैं, तो आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी के साथ हमारा होता है कवक जगत कंप्लीट। बिल्कुल छोटा सा था, बस आप यहाँ से यदि याद रख लिया तो एक दो क्वेश्चन आए तो आपके सही हो जाएंगे।